एंड देन मैंने बोल दिया डैड को कि नहीं नहीं मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे बिजनेस करना है। तो कहना चाहूँगा कि मेरे लाइफ के ऊपर से मैंने जो एक्सपीरियंसेस लिए उसके हिसाब से कि इंसान को अगर सारा उसके पास का सारा खत्म भी हो जाता है तो भी डरना नहीं है, वापस जीरो से स्टार्ट करो। क्या बात है। वापस कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, दुनिया खत्म नहीं हुई, जीरो से स्टार्ट करो, आप अपनी लगन से काम करो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने लेके आए हैं रविंद्र यादव सर को, जो देखा जाए तो पुणे में एक जाना माना चेहरा है प्रॉपर्टीज़ और रियल एस्टेट की दुनिया में। और उनका वर्कआउट अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो उनका एक अपना एक बहुत बढ़िया बिजनेस है जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ देखो। उनका विजन अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे प्रॉपर्टीज़ के चैनल्स हैं, पोर्टल्स हैं, वैसा विजन था उनका। बीच में कोविड में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई और वो एक्चुअली वो सब जानते हैं, सबके साथ हुई, बट उस विजन को लेकर के उन्होंने अपने विजन को इतना सॉलिड रखा कि आज के डेट में उनके पास करीब करीब 400 प्लस प्रॉपर्टीज़ की लिस्टिंग है। और सबसे मेजर अगर मैं बात बोलूं तो उनके पास जितने भी प्रॉपर्टीज़ अपलोडेड हैं, अपडेटेड हैं, वो रियलिस्टिक हैं और बहुत ऑथेंटिकेट डेटा शो करते हैं अपने पोर्टल पे। तो आइए दोस्तों, मैं रविंद्र सर के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूं। इनका करीब करीब पुणे में 12 साल का करियर है रियल एस्टेट पे। तो फ्रेंड्स, एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं अपना भी देता हूं। मैं नवीन पांडे लिखता हूं, पैशनेट राइटर, पैशनेट पब्लिक स्पीकर, जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में स्पीचेस दिया करता है। और उसके साथ साथ मैं अपनी एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी चलाता हूं। बट आज के डेट में मैं एज अ होस्ट हूं सर के चैनल पे, प्रॉपर्टीज़ देखो पे। और ये मेरा एक देखा जाए तो एक बेस्ट ऑफ लक है कि मैं सर के चैनल पे हूँ और सर को ही मैं एज अ गेस्ट इनवाइट किया हूँ। तो रविंद्र सर, मैं आपकी ना लाइफ जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ, और मैं ही नहीं, मेरी पूरी ऑडियंस आपको ये सुनना चाहती है कि आपकी लाइफ जर्नी में आपके अप्स एंड डाउन जो सिचुएशन रही है, आपने उसको कैसे हैंडल किया, ये अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो। ज़रूर ज़रूर। वैसे देखा जाए तो लाइफ में मतलब काफ़ी कुछ मैंने सीखा हुआ है, मतलब सीखा है जी। स्क्रैच से बोलो या फिर जीरो से बोलो, मैंने बहुत बार स्टार्ट किया हुआ है मेरे मतलब लाइफ में। ओके। सो एक चीज़ अच्छी है कि मुझे किसी चीज़ से वैसे डर नहीं लगता। कुछ नई चीज़ चालू करनी है या फिर नई चीज़ कुछ शुरू करनी है, करनी है तो करनी है, मतलब वो उस तरह से कर देता हूँ। सो मैं इसको अगर आप मेरे लाइफ के बारे में अगर आप बोल रहे हो तो दो ही पार्ट में मैं डिवाइड करता हूँ इसको, कि जैसे कि एक तो हो गया स्कूलिंग, कॉलेज एंड वो सब बिफोर ये, एंड दूसरा है जो मेरा बिजनेस ये है जी। तो दो ही इसमें मैंने बचपन से मतलब स्कूलिंग था वो मेरे लातूर में ही हुआ है पूरा, बॉर्न एंड बॉट अप लातूर से ही हूँ, तो वहीं पे मेरा स्कूलिंग कंप्लीट हुआ है 10th तक। देन मेरे पापा की बड़ी ख्वाहिश थी कि अच्छा पढ़े लिखे बहुत अच्छा आदमी बने। हर पेरेंट्स की होती है वैसे। मेरे डैड तो बहुत उसमें ये थे, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा उसमें ज़्यादा ये नहीं था, मतलब मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता था या फिर मेरा उसमें मन नहीं लगता था, एंड वो कहीं ना कहीं मैं ज़्यादा कर नहीं पाया। बट हाँ ये है कि मुझे बिजनेस में बहुत लगाव था, क्योंकि मेरे फैमिली में मेरे घर में खेती बहुत है। अच्छा। एक तो खेती बहुत है हमारे यहाँ पे, एंड सेकेंडली मेरे डैड बिजनेस किया करते थे। उनका एक वहाँ पे लातूर में आड़त का शॉप हुआ करता था, जहाँ पे फार्मर्स ग्रेन्स लेके आते थे। अच्छा, मीडिएटर जो रहते हैं वो था, तो उस तरह से था, एंड वहाँ से सप्लाई करते हैं, उधर जाता था। तो वो शॉप था वहाँ पे जो मार्केट यार्ड करके है वहाँ पे, उसमें था। सो मैं उनको देखता था। देन मेरे मम्मी के फैमिली में भी सब लोग बिजनेस में ही थे। तो सब लोगों को देख के ऐसा लगता था कि बिजनेस ही अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, तो बिजनेस के हिसाब से ही मैं थोड़ा ये जाता था। एंड उस टाइम पे 90s के टाइम का मैं हूँ, मतलब स्कूलिंग कॉलेज वो जो था वो 90s के लोग बोलते हैं उस तरह से उस टाइम का था। तो मुझे वहाँ पे जो ये था, मतलब शौक बड़ा था कि मतलब नई नई चीजें पहननी, कपड़े पहनने, ये पहनने। उस टाइम पे नए कपड़े उस तरह से आते तो कोई नहीं पहनता था लातूर में उस टाइम पे। तो मैं कॉलेज में जाके पहन के जाता था, सारे स्टूडेंट्स एक जगह पे और मेरे अलग से कुछ तो दिखता था, मतलब वो एक अलग था, लेकिन मेरे को अच्छा लगता था। एंड उस तरह से था। सो स्कूलिंग जैसे लातूर से हो गया। देन कॉलेज के लिए मुझे डैड ने मुंबई भेजा था, बट मैं वहाँ पे कंप्लीट नहीं कर पाया। एंड देन फिर वापस लातूर आया, लातूर में वापस कॉलेज करना स्टार्ट कर दिया। मुंबई से रिटर्न हुआ? मुंबई में 3 साल रहा मैं, नेहरू में रहा था, वाशी नई मुंबई में। 1991 से लेके 1993 तक, 94 तक था वहाँ पे। देन वहाँ से फिर वापस लातूर आया, वापस लातूर आके फिर वापस 11th 12th ये वो सब बाकी चालू कर दिया। बीकॉम आधा कंप्लीट कर लिया, आधा छोड़ दिया, तो उस तरह से था।
एंड देन मैंने बोल दिया डैड को कि नहीं नहीं मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे बिजनेस करना है। अच्छा। सो आई स्टार्टेड उस टाइम पे लातूर में क्या करना है, तो कंप्यूटर का वगैरह वो सब था। मतलब कोई किसी के पास था नहीं, एक हाथ दूसरा कंप्यूटर था, तो मैंने वहाँ पे एक बड़ा कंप्यूटर लेके आया। कंप्यूटर का पहला शॉप वहाँ पे मैंने डाला था। 1996-97 की बात है ये उस माय time गॉड। पे। तो एक बड़ा स्टेप था, ऑलमोस्ट 1.25 लाख रुपए का कंप्यूटर लेके आए थे मैं उस टाइम पे, सीरियसली। एंड उसके ऊपर काम चालू कर दिया था। बट धीरे धीरे समझ में आ गया कि वो उतना कुछ ज्यादा है, मतलब है नहीं, डिमांड नहीं है वहाँ पे, वो जगह के हिसाब से वो डिमांड नहीं थी। बट मैंने वो टेक्नोलॉजी लेके आया था वहाँ लेके आए। देन उसके बाद मैंने फिर वहाँ पे उस टाइम पे एजुकेशन चालू कर दिया, लोगों को सिखाना चालू कर दिया। तो उसके लिए फीस लेता था, कंप्यूटर एजुकेशन चालू कर दिया था। तो कंप्यूटर एजुकेशन चालू कर दिया, फिर वो चलता रहा। उस टाइम पे एक गवर्नमेंट के लोगों को सिखाने का एक ये था, ट्रेंड चालू था, मतलब गवर्नमेंट की स्कीम थी। तो उस स्कीम के दौरान मैंने लोगों को एनरोल करना चालू कर दिया एंड उनको ट्रेनिंग देना चालू कर अच्छा, दिया। मतलब आप ट्रेनिंग से इनिशिएट करके आप आज रियल एस्टेट में हैं। यस, तो वो कर दिया था। देन उसके बाद फिर मैंने वो करते करते मैंने बड़ा इंस्टीट्यूट डाल दिया था वहाँ पे। एक कंप्यूटर के अलावा 10-12 कंप्यूटर्स कर दिए थे एंड वो सब चालू कर दिया था। तो काफ़ी अच्छा ये चल रहा था। देन धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि एक उस टाइम पे ना पीसीओ, लोकल एसटीडीओ पीसीओ चलती थी, लाइन लगती थी। हाँ, एसटीडीओ की मशीन्स वगैरह वो था। तो वहाँ पे उतना ये नहीं था, बट वहाँ पे किसी कंपनी ने मुझे अप्रोच किया था कि ये हमारी मशीन है एंड इससे लोग कॉल करके पैसा वगैरह लेते हैं। हाँ। तो वो काम मैंने स्टार्ट कर दिया था एंड पूरे मराठवाड़ा में सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा, मतलब मैंने ही और मेरा एक पार्टनर था जी। तो हम दोनों ने मिलके सारे मराठवाड़ा में उधर सारे पीसीओज और जो एसटीडी बूथ है वो हमने इंस्टॉल किए थे वहाँ पे। ओके। जहाँ पे हमने ऑलमोस्ट करीब करीब आप पकड़ के चलिए 1000+ एसटीडी के बूथ्स थे। उस टाइम में बूथ बोला करते थे कंट्रोल में, तो हमारे इसमें थे, हमने उनको इंस्टॉल किया था, वहाँ पे लोग ये करते थे। माय गॉड। तो वो भी काम मैंने किया हुआ है उस टाइम पे, मतलब टेलीफोन्स बेचना, ये करना, वो सब सारी चीज़ें भी हम लोगों ने की है। तो वो करते करते फिर समझ में आ गया कि इसके साथ में कंप्यूटर्स, धीरे 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 कंप्यूटर सेंटर्स भी वहाँ पे बढ़ गए को देख के। लातूर एक ऐसी सिटी है ना कि जहाँ पे लोगों का माइंडसेट है ना, बिजनेस माइंडसेट है। ओके। वहाँ पे बहुत सारे लोग बिजनेस के ऊपर ही डिपेंडेंट है। एक तो वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज्यादा है, जहाँ पे लोग खेती बहुत ज्यादा करते हैं। वहाँ पे खेती से ही बहुत सारा इनकम आता है वहाँ पे। दूसरा है वहाँ पे लोगों का माइंडसेट, वहाँ पे कोई गवर्नमेंट मतलब इंडस्ट्रीज नहीं है जिसकी वजह से जॉब मिल जाती है, ये वो सब नहीं है। तो वो नहीं होने की वजह से लोग क्या करते हैं, जनरली बिजनेस चालू कर देते हैं, या तो शॉप डाल देते हैं। बट आपका क्या रहा इसमें, मतलब जैसे आपने वहाँ कंप्यूटर सेंटर्स डाले, कंप्यूटर, फिर उसके बाद आगे फर्दर? उसके बाद फिर हम लोगों ने कंप्यूटर्स का चालू कर दिया, लेकिन कंप्यूटर में क्या कर दिया कि अब लोगों ने, बाकी लोगों को भी कंप्यूटर्स लगने लगे वहाँ पे। तो कंप्यूटर्स बेचने का काम मैंने फिर वापस चालू कर दिया वहाँ पे। तो उस टाइम पे कंप्यूटर्स बेचना चालू कर दिया। तो फिर वहाँ पे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ऐसा हो गया कि मैंने वहाँ पे कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूशन चालू कर दिया। मतलब मराठवाड़ा में, मतलब उस साइड में औरंगाबाद या फिर आपका बीड हो गया, नांदेड़ हो गया, सोलापुर हो गया, बार्शी, ये जो सिटीज है, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स है, वहाँ पे हमने कंप्यूटर्स बेचना चालू कर दिया था। एंड धीरे धीरे फिर हम लोगों ने होलसेल का भी काम चालू कर दिया। एंड ये काम मेरा कंप्लीटली 2000 से लेके 2008 तक ये काम चला एंड काफी अच्छी तरह से 7-8 साल तक आपने डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया। एंड आई एम द लार्जेस्ट सेलर इन दैट पर्टिकुलर एरिया। यहाँ से पूना से भी लोगों ने बंद कर दिया था। तो आप रिटेल भी कर रहे थे? रिटेल बाद में बंद कर दिया था मैंने, लेकिन सिर्फ होलसेल करता था। होलसेल कर रहे थे? होलसेल तो काफी अच्छा, मतलब ऑलमोस्ट आप उस टाइम पे आप पकड़ के चलो कि फिगर्स में नहीं बताना चाहूंगा, बट आई एम दैट टॉप मोस्ट पर्सन के बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम। क्या बात है। देन 2000 मतलब धीरे धीरे 2006 में क्या हो गया कि कंप्यूटर्स में सैचुरेशन बहुत आने लगा उस टाइम। हाँ, 6 तो हाँ 7-8 के बाद 2005-6 में बहुत सैचुरेशन हो गया। एंड देन कहीं ना कहीं मार्जिन श्रिंक हो गया। तो मैंने थोड़ा सा भी स्विच करने का सोच रहा था। देन एक अपॉर्चुनिटी आई मुझे। मेरे एक फ्रेंड भी है, रिलेटिव्स भी है मुंबई में, तो उन्होंने एक कंप्यूटर का ट्रेनिंग सेंटर चालू कर दिया था। जेटकिंग आपने नाम सुना रहेगा, कंप्यूटर्स मेंटेनेंस का काम सिखाते थे उसमें स्टूडेंट्स। तो एक अपॉर्चुनिटी आई थी, पुणे में एक सेंटर ओपन करना था उनको। बट जब तक हम लोग अप्रोच करे तब तक पुणे का एक सेंटर उन्होंने किसी और को दे दिया था। तो हमने एक ऑप्शन देखा कि नागपुर भी एक ऑप्शन है। सो वी वेंट देयर कि एक दिन हम लोग चले गए देखने के लिए नागपुर कैसा सिटी। मैं तो पहली बार गया था वहाँ पे। अच्छा। एंड जिस दिन गया सिटी देखने के बाद मैंने उसी दिन बोल दिया कि चलो मैं यहाँ पे आके रह जाता हूँ। सीरियसली? यस। एंड मतलब सिटी बहुत अच्छी वर्क करने के बाद, एक अच्छी जगह पे सेटल होने के बाद, फिर आपने एक नया रिस्क है ये रिस्क लिया। तो वो एक मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मैंने बोला कि चलो मैं कर देता हूँ, मैं यहाँ पे आने के लिए तैयार हूँ। सेम डे मैंने डिसीजन लिया कि यस, लातूर का जो बिजनेस है वो अपन उसको बंद कर देते हैं और इधर आके नया बिजनेस चालू कर देते हैं। सो सेम डे।
एंड वो डिसीजन लेने के बाद विद इन 1 मंथ मैंने वो बिजनेस, मेरा बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन का था, तो मुझे मेरे ऊपर डिपेंडेंट ऐसा कोई था नहीं, मतलब ना मुझे किसी को सर्विस देनी थी उसमें, ना कुछ जो भी थी कंपनीज की तरफ से देनी थी। एंड वैसे भी मैं बिजनेस बंद करता था, दूसरा किसी ना किसी को तो वो एजेंसी मिल ही जाती है, तो उसमें मेरे ऐसा कुछ ये नहीं था। सो हमने वो कर दिया था। सो मैंने महीने 1.5 महीने में वो कर दिया, एंड देन आई शिफ्टेड टू नागपुर। नागपुर में हमने जैसे वो सेंटर चालू कर दिया जेटकिंग का, एंड अप्रैल 2008 में हमने उसको लॉन्च किया। लॉन्च में इतना जबरदस्त रिस्पांस मिला कि आप बिलीव नहीं करोगे, नागपुर का एक बड़ा हॉल है वहाँ पे यशवंतराव चौहान करके, जिसमें 1800 स्टूडेंट्स आए थे, जिसकी कैपेसिटी 1200 स्टूडेंट्स की है। आज भी लोगों ने पत्थर मार के फोड़े थे, हम लोगों को क्यों जगह नहीं मिल रही इसके लिए, इतना अच्छा रिस्पांस मिला था। एंड वी गॉट वेरी गुड रिस्पांस। इंडिया में सबसे टॉप एनरोलमेंट्स का अवार्ड भी हम लोगों को मिला था उस साइड में। अच्छा। सो वी डिड वेरी वेल। 4 साल हम लोगों ने वहाँ पे बहुत अच्छा किया। 2010 में गवर्नमेंट ने इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बहुत सारी परमिशंस दे दी, जिसकी वजह से हमारा जो वोकेशनल विंग था, जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर था, वो बिजनेस थोड़ा कम होने लगा, बिकॉज 50% के स्टूडेंट्स को भी इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल रहा था। सो हमारे पास कोई पढ़ने के लिए ज़्यादा लोग नहीं आ रहे थे। सो हमने उसको फिर वापस हमने सोचा कि मैं और मेरे पार्टनर जो थे, उन्होंने सोचा कि ये बिजनेस अभी धीरे धीरे लो होने वाला है, तो उसको भी मतलब पहले ही अंडरस्टैंडिंग हो गई आपको कि आपका कौन, मतलब ये बिजनेस कितना लॉन्ग टर्म चलने वाला है और कहाँ जाकर के रुकने वाला है। करेक्ट। ये अंडरस्टैंडिंग एक बिजनेसमैन में है तो सर वो तो फिर उसी के हिसाब से हमने फिर वो उसको वाइंड अप नहीं किया, बट किसी लोकल पर्सन को वहाँ पे हम लोगों ने वो बिजनेस हैंड ओवर कर दिया। एंड उसमें से जो पैसा आया उससे हम लोग 4 पार्टनर्स थे, एक दुबई चले गए, एक मुंबई चले गए, एक नासिक चले गए, और एक मैं पुणे आ गया। चलिए, ये बढ़िया है कि पार्टनरशिप में और लोगों को कहीं लॉस नहीं हुआ, और प्रॉफिट लेकर के निकले। यस, नहीं मेहनत भी बहुत की थी, बहुत मेहनत की थी। अच्छा। आप बिलीव नहीं करोगे, नागपुर में मतलब सेंटर एक ही था, तो मैं वहाँ पे 4 साल इतना मेहनत किया था कि हर डिस्ट्रिक्ट में, मतलब 11 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे विदर्भ में, अकोला, भंडारा, गढ़चिरौली, वहाँ पे छोटे छोटे गाँव है, चंद्रपुर भी जाता था। मतलब वहाँ पे हर साल में 2-3 बार तो जाना ही जाना था हर सिटी में। वहाँ पे जाके हम लोग स्टूडेंट्स को एनरोल करते थे। और सबसे अच्छी बात मेरे लिए सेटिस्फेक्शन की बात यह है कि हमने ऑलमोस्ट 2000 स्टूडेंट्स को 4 साल में ट्रेन किया था, एंड ऑलमोस्ट 800 स्टूडेंट्स को हमने जॉब भी लगवा दिया था उसमें। बाकी स्टूडेंट्स का अभी प्रोसेस में था उस टाइम पे। सो हम लोग जॉब गारंटी देते थे उस टाइम पे, और हम लोगों ने मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को मतलब प्लेसमेंट करवाया। उस समय 40% का प्लेसमेंट रेशियो मेंटेन करना, दैट्स वेरी, एंड उसके लिए भी बहुत मेहनत ली थी हम लोगों ने। हमने स्टूडेंट्स को प्लेस करने के लिए मुंबई में 2 फ्लैट लिए थे, हैदराबाद में 2 फ्लैट लिए थे, बेंगलोर में 1 फ्लैट लिया था। वहाँ पे हमने हमारे प्लेसमेंट्स ऑफिसर को अपॉइंट किया था। स्टूडेंट्स को यहाँ से भेजते थे, वहाँ पे रहते थे, इंटरव्यूज अटेंड करवाते थे, जॉब लगवाते थे, देन वो आके फिर उनका रहने का इंतजाम कर लेते। मतलब इतनी मेहनत हम लोगों ने उस मतलब आपने गेस्ट हाउस रखा, ऑफिस बनाया, सब चीज सेटअप किया, यहाँ नागपुर में ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं। यस, ये तो आपने देखा, लोगों ने उतना ट्रस्ट किया था हम लोगों के ऊपर, और हम लोगों को उसको इम्प्लीमेंट, मतलब उसको कंप्लीट करना था, जिसकी वजह से हम लोगों ने वो करा, एंड जिसके रिजल्ट्स अच्छे आए। मतलब आज भी स्टूडेंट्स मेरे साथ, मेरे फेसबुक में भी अटैच है, आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स। मैं इसमें एक स्टोरी ऐड करना चाहूंगा। 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई पावर में, तो उन्होंने ना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। एक्चुअली वो पहले कांग्रेस गवर्नमेंट में चलती थी, SGSY के नाम से। तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया DDU-GKY, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। करेक्ट। ये गांव के बच्चों को ट्रेनिंग और प्लेसमेंट 3 महीने का, 6 महीने का, साल भर का, तो वो कोर्सेज चलते हैं। तो वो तो पूरा का पूरा आप ही इम्प्लीमेंट कर रहे थे। बहुत इतना, मतलब आज आप बिलीव नहीं करोगे, जब वो एडमिशन होता था ना, उनके पेरेंट्स आते थे जो खेती करते थे, वो आके बोलते थे, सर आपके यहाँ पे हम लोग हमारा बेटा लेके जा रहे हैं, उसको जॉब लग जाएगी ना, ऐसा बोलते थे। जब ऐसा बोलते थे ना, तो मेरे को ऐसा ये हो जाता था, अरे बाप रे, ये मेरे को जॉब लगवाना पड़ेगा इनको, इस तरह से। मतलब वो एक जिम्मेदारी थी, आप ऐसा पकड़ के, तो जिम्मेदारी थी जो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से निभाई, एंड हमने मेहनत बहुत की उसके पीछे। कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही वीक थे, उनको भी थोड़ा ट्रेन करके, हमारा एजुकेशन सिस्टम में उस समय की बात, हम लोगों ने जितना भी पुश किया ना, फिर भी वो हो नहीं पा रहे थे। बट लेटर ऑन उनको भी कहीं ना कहीं जॉब मिल गया। अच्छा, एंड कोई ऐसा ये नहीं है, बहुत रेयर। अब 100 में 1-2 स्टूडेंट, 4-5 स्टूडेंट वो तो रहता है, नहीं कर सकते, तो वो अभी कुछ नहीं कर सकते। बट हमने कोशिश की, बहुत पूरी कोशिश की वहाँ पे। देन वहाँ पे वो खत्म होने के बाद, पुणे आने के बाद, जैसे पुणे में आने के बाद 1 साल मैंने
कुछ इंस्टीट्यूट्स को यहाँ पे मैंने कंसल्टेंसी दी, जो मेरा एक्सपर्टाइज था वहाँ पे, तो मैंने कंसल्टेंसी की। बट जैसे मैंने बताया कि मैंने मेरे सेंटर बंद करवाए, तो उनके भी सेंटर मैंने बंद करवा दिए, एंड दे लिसन टू मी, एंड उन्होंने शट डाउन कर दिया। हाँ, कि मतलब लॉस हो रहा था। हाँ, लॉस हो रहा था, तो उन्होंने बंद करवा दिया। एंड आफ्टर दैट दे कम टू मी एंड बोला कि नहीं अच्छा हो गया, आपने बंद कर दिया, एंड वो अच्छा हो गया। अदरवाइज वो लॉसेस सुन के हर महीने एक्सपेंसेस बहुत, रिकरिंग लॉस है, रिकरिंग लॉस बहुत ज्यादा था, तो वो बंद कर, एक ने नहीं बंद कर दिया, बट उन्होंने भी 6 महीने के बाद उन्होंने बंद किया, तो वो था। देन यहाँ पे आने के बाद फिर पुणे में मैं, अभी ये तो सेंटर्स तो मैंने बंद करवा दिया, जो मैं जहाँ से मेरे को रोटी आने वाली थी, मैं क्या करूँ। 6-8 महीना हमने कुछ भी नहीं किया, बट मार्केट रिसर्च करते रहे, एंड देन कम टू नो कि वेबसाइट, ट्रैवलिंग का बिजनेस बहुत अच्छा। अभी मैंने बोला मेरे इंटरेस्ट की चीजें करते कुछ, ट्रैवलिंग में मेरे को इंटरेस्ट था, रियल एस्टेट में मुझे इंटरेस्ट था, क्योंकि लातूर में एक अच्छी चीज क्या है कि लातूर में प्लॉटिंग का मार्केट बहुत ज्यादा है, मतलब वहाँ पे प्लॉट्स में बहुत ज्यादा लोग कमाते हैं, एंड लोग बाय भी करते हैं, पैसा इन्वेस्ट भी करते हैं, पैसा बनता भी है उसके अंदर। तो सेम चीज मुझे पता थी, तो मेरे को पहले से भी इंटरेस्ट था, हम लोगों ने भी कुछ कुछ छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करी थी वहाँ पे, सो उस तरह से थी। तो यहाँ पे आने के बाद वो एक मैंने डोमेन पकड़ा कि रियल एस्टेट, ट्रैवलिंग एंड एजुकेशन का कंसल्टेंसी, वो भी था मेरे पास, जहाँ पे वो कर सकते थे। ऐसे 3 डोमेन करके मैंने एक वेबसाइट, अलग अलग 3 वेबसाइट्स मैंने चालू कर दी। इसके थ्रू फिर हम लोगों ने थोड़ा मार्केटिंग करना चालू कर दिया। बाय द टाइम साल भर में हम लोगों को मुझे समझ में आ गया कि रियल एस्टेट में थोड़ा सा पैसा भी है एंड थोड़ा सा अच्छा भी है। तो मैंने फिर ट्रैवलिंग, क्योंकि जब तक आप कुछ करते नहीं हो ना उसके अंदर, आपकी कॉलिंग पता नहीं चलती, नहीं पता चलता है कि भाई इसमें है क्या। बाहर से सारी दुनिया अच्छी लगती है, लेकिन जब आप कूदते हो ना उसके अंदर, तब पता चलता है कि भाई ये क्या है, उसके अंदर पानी कितना गहरा है। तो देन हमने वो एजुकेशन का भी और ट्रैवलिंग का जो बिजनेस था उसको साइडलाइन कर दिया, रियल एस्टेट में चालू किया। तो मुझे आज भी रिमेम्बर, मुझे पता है 2012-13 में मैंने एक प्रॉपर्टी, मैं और मेरे पास एक महेश करके बंदा था, सो उसने, हम लोगों ने पहली प्रॉपर्टी बेची थी वाकड़ की, जो रिसेल की प्रॉपर्टी थी। मैं रहने के लिए हड़पसर में था। आप हड़पसर से आ रहे हैं? हड़पसर से वाकड़ की प्रॉपर्टी, पार्कवेज करके सोसाइटी थी, उसके अंदर का एक फ्लैट बेचने के लिए हमने 56 विजिट करवाई थी, उसके बाद एक ने फ्लैट लिया था उसमें। माय गॉड। सो ऑलमोस्ट 3-4 महीना हम लोगों ने उसके पीछे मेहनत ली थी वो बेचने के लिए, बट हमने बेच दी। एंड द मोमेंट उस दिन जो प्रॉपर्टी हमने बेची, उसके बाद जो हम लोगों को कॉन्फिडेंस आया ना, बहुत मजा आ गया उसके बाद। मतलब देखा जाए तो वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहा रियल एस्टेट में। हाँ, एंड वो ये था। एंड देन उसके बाद भी 1-2 चीजें ऐसी हो गई कि जैसे मेरे रिलेटिव ने भी मेरे साथ कुछ प्रॉपर्टीज देखने के लिए, वो उनको बताया कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर्टी देखने वाला। तो उनको फिर अभी इनको प्रॉपर्टी दिखानी है, तो मैं क्या करूँ, फिर मैंने डेवलपर्स के साथ जाके मिला कि वो लोकेशन उनको चाहिए था, एक लोकेशन पे, वो लोकेशन में जाके फिर प्रॉपर्टीज ढूंढी। देन डेवलपर्स से जाके मिला कि कैसी प्रॉपर्टी आपकी, क्या साइज है, वो सब इन्फॉर्मेशन निकाली। एंड देन सैटरडे संडे 1 महीना तक उनको प्रॉपर्टी दिखाई। मतलब देखा जाए तो ये एक हाउ यू बिकम अ चैनल पार्टनर। करेक्ट। तो उसमें वो चैनल पार्टनर कैसे बना, तो उसमें था। तो मैंने वो प्रॉपर्टीज देखी, उनको दिखाई, फिर ये नहीं यार इसमें पसंद नहीं आ रहा है, तो फिर वापस पूरा 3-4 दिन में ढूंढता था। देन सैटरडे संडे वापस उनको लेके जाता था। तो ऐसा महीना भर करते रहे। तो पहले फील्ड विजिट करते होंगे, बिल्डर्स से कनेक्ट करते होंगे, फिर उनकी प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करते होंगे, फिर उसका डेटा एक सेग्रीगेट करके, फिर ऐसे और भी देख करके फिर आप जाते थे उनके पास। करेक्ट। तो वो पहला ये था। एंड देन वो क्लाइंट को मैं लेके जाता था, भले ही आप उन जो भी रिलेटिव्स थे मेरे या फिर जो भी क्लाइंट थे, उन्होंने मेरे साथ प्रॉपर्टी नहीं ली, उन्होंने दूसरी जगह ले लिए। अच्छा। बट मैंने इसको पॉजिटिवली इसलिए लिया बिकॉज ऑफ देम मैंने प्रॉपर्टीज ढूंढी, मैंने मार्केट एक्सप्लोर किया, कर लिया, मुझे उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी वो काम करने के लिए, मुझे समझ में आ गई, जिसकी वजह से मैं दूसरे क्लाइंट्स को अभी मैं इजीली अप्रोच कर पा रहा था। सो दिस इज द वे आई एम टेकिंग थिंग्स पॉजिटिव। हाँ, आप इस चैनल में फिर एंटर कर गए। हाँ, इसमें एंटर कर गया। एंड देन धीरे धीरे वहां से फिर ऐसे कुछ ना कुछ चालू किया। तो आज भी अगर कोई मेरे साथ प्रॉपर्टी नहीं लेता है तो मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता है, बिकॉज वो मुझे सिखा के जाते हैं, मुझे कुछ नई चीजें, कुछ भी मुझे ये चाहिए वो चाहिए, फिर मैं ढूंढता हूँ, फिर वो लेके जाता हूँ। तो मुझे आज की डेट में रियल एस्टेट में मैं बड़ी बात नहीं बोलना चाहूंगा, बहुत सारे डेवलपर्स मुझे इस नाम से जानते हैं कि ये रविंद्र यादव एक पर्सन ऐसे है, कोई भी किधर भी कैसी भी प्रॉपर्टी मांगे, अगर वो बायर लेने के लिए तैयार है तो वहां पे जाके बेच देते हैं। सो ऐसा कोई पुणे का कोई ऐसा लोकेशन नहीं है, कोई ऐसा डेवलपर नहीं है जहाँ पे मैं रीच नहीं कर पाया। मतलब मामूडी लोकेशन हो आज के डेट में उधर का, या फिर इधर भुगाव हो, या फिर पिरंगुट हो, या फिर उस साइड में मांजरी हो, या फिर उस साइड में मोशी हो, कहीं पे भी कुछ भी लगे, अगर बायर मेरे साथ आना चाहता है तो मैं उनके साथ। मोस्टली मैं डेवलपर सेंट्रिक काम नहीं करता, कस्टमर सेंट्रिक काम करता हूँ।
अच्छा, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन ज्यादा है। ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंगली कस्टमर को जो चाहिए उसके हिसाब से उनको मैं दे देता हूँ, जिसकी वजह से ये होता है। सो दिस इज़ द वे, मतलब ये था। दिन पुणे में रहने के लिए मैंने हड़पसर में ही उसी टाइम पे मैंने लाइफ जर्नी में आपने लंच के टाइम पे एक चीज डिस्कस की थी जो मैं अभी आपसे पूछना चाहूंगा। आपने बताया था कि 2015-16 में यू आर द बिगेस्ट बायर ऑफ अ चैनल मैजिक ब्रिक्स। यस यस। तो वो सिचुएशन अगर आप बताना चाहें तो सर, वो स्टोरी। सर उस टाइम पे ऐसा था कि कुछ तो भी बड़ा करने का था, वो तो चल ही रहा था, बट क्या है, अभी छोटा 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 करते तो फिर ये नहीं हो रहा था। तो मैंने कुछ टीम हायर कर ली, कुछ लोगों को हायर कर लिया, एंड अब मतलब बिजनेस मॉडल तो मुझे समझ में आ गया था। पहले से मैं बिजनेस करते आ रहा था, तो मुझे पता है कि कैसे करना है। तो मैंने उसको ये कर लिया, एंड मैंने एक मैजिक ब्रिक्स का सबसे बड़ा पैक लिया था उस टाइम पे 2016 में पुणे के अंदर का। तो सब हाँ, ऑलमोस्ट उसको नाम कुछ प्रोजेक्ट्स का था, 200 प्रोजेक्ट्स मैंने एक पैक लिया था उनका। अच्छा। जिसके थ्रू वहाँ पे लोग विजिट करते थे, उनसे मुझे बायर्स का डेटा मिलता था, एंड देन बायर्स को हम लोग फ्लैट देता था। अच्छा। बट बिकॉज ऑफ सम इंसिडेंसेस या बोलो, या फिर मैन पावर प्रॉपरली मैं उस समय की वो प्राइसिंग, उनकी कोटेड प्राइसिंग अगर पूछना चाहूँ, इफ यू कैन डिस्क्लोज। ऑलमोस्ट 6 लाख का ईयरली पैकेज है। बहुत बड़ा पैकेज, आज भी लोग उतना अफोर्ड नहीं करते। तो वो ले लिया था, एंड देन वो कर लिया था। और ये है 2016 की बात कर रहे हैं। माय गॉड, 8-10 साल पहले, मतलब इतना बड़ा पैक लेना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो बिजनेस करना था तो थोड़ा इन्वेस्ट भी करना पड़ता था, तो उसके हिसाब से मैंने कर दिया था। बट समहाउ थोड़ा वर्क नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ कुछ इश्यूज उनकी तरफ से भी थे, पैकेज देने वालों की तरफ से भी, और कुछ इश्यूज हमारी तरफ से भी थे। जो मैन पावर हमने हायर की, उतने कैपेबल नहीं थी कि उतने हैंडल कर सके उस तरह से। बट वो तो मुझे ऐसा लगा ना कि ये सारी चीजें मैं सीखने में लेता हूं, मतलब उसको मैं लर्निंग है, हर चीज लर्निंग। भले ही उसमें नुकसान हो गया, लेकिन दैट इज माय लर्निंग उस तरह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहीं से आपको एक स्ट्राइकिंग माइंड आया कि क्यों ना हम अपने ही चैनल को एक पोर्टल के रूप में उसको बना दें, और पोर्टल ऐसा हो जो मार्केट में वाकई में सजेशन सही दे, ऑथेंटिसिटी को अप्रूव कराए। करेक्ट। और हम एज अ लीडर मार्केट में इंट्रोड्यूस हो जाए। करेक्ट। तो उसी टाइम पे जैसे 2014 में ही मैंने एक पोर्टल लेके रखा हुआ था, propertiesdeco.com, जो हमने 2014 में ही बुक करके रखा था, एंड उसको ले लिया था। एंड उसी को हम लोग कर रहे थे, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि समहाउ वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, बट 2020 में हमने उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर दिया था। सो अभी उसका चल रहा है। तो दिस इज व्हाट माय लाइफ जर्नी। यस, लाइफ जर्नी। नो सर, थैंक यू, मतलब अमेजिंग, एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि इस जर्नी को मैं बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाया हूँ, और मैं अपनी ऑडियंस को भी उसी तरीके से समझा पाऊंगा। इसमें एक चीज का सेटिस्फेक्शन मुझे है कि अगर मैं 1997 मतलब बिजनेस जिस दिन से चालू किया है टिल डेट तक, मैं टचवुड वो अच्छी चीज बोलूंगा, या फिर ये बोलूंगा कि ना मैंने किसी को चीट किया है, ना मुझे किसी ने चीट किया। मतलब बहुत, मतलब आप उंगलियों में जैसे गिन 5-6 लोगों को छोड़ दिया जाए तो दैट इज वो तो नेग्लिजिबल है। तो मतलब ना मैंने किसी को चीट किया, ना मुझे किसी ने चीट किया। मैं सबके साथ अच्छा रहता हूँ, तो लोग भी मेरे साथ अच्छे रहते हैं, ये मुझे है। एंड लोग आज जिन्होंने फ्लैट्स लिए हैं, या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टीज ली है, या फिर किसी ने प्रॉपर्टीज दूसरी कुछ किस टाइप की प्रॉपर्टीज ली है, ऑल आर मोस्टली 99% लोग सेटिस्फाइड है, हैप्पी है। जो एक मुझे खुद के लिए एक सेटिस्फेक्शन होता है कि चलो यार अच्छा है, मतलब मैं रात में बहुत अच्छी तरह से सो सकता हूँ। और मैं एक, जैसा आप रिस्क लेते हैं, रिस्क टेकिंग है, तो इसमें मैं अपने साइड से एक ऐड करता हूँ, क्योंकि नए ट्रेंड को फॉलो करना, नए ट्रेंड को लेके चलना, क्योंकि आपका यूट्यूब चैनल है, इस पे हम एक वीडियो शूट कर रहे हैं, एक्चुअली देखा जाए तो ये भी एक नई चीज है। ये भी नई चीज है। आज मैं फर्स्ट टाइम ये कुछ ये कर रहा हूँ, तो दैट इज अगेन नई चीज है। मैं भी आगे चल के ये भी एक बड़ी चीज हो सकती है। जी। So, नई सब में पोटेंशियल है। yes, और क्योंकि क्या है कि मार्केट में आपका फेस वैल्यू मैटर करता है, और आप इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर मैं इसको और अच्छे से प्रेजेंट करूं और थ्रू चैनल जाऊं, तो मैं लोगों तक अपनी बात जो मैं पहुंचाना चाहता हूं वो किसी दूसरे चैनल के थ्रू भी पहुंचा सकता हूं, और मल्टीप्लिकेशन में टाइम के साथ मैं लोगों तक सही रीच कर पाऊंगा। करेक्ट। इसमें और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जैसे रियल एस्टेट का जब से मैंने स्टार्ट किया है, जैसे पुणे के अंदर का जी, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें कि मेरे सिंस आई एम फ्रॉम लातूर, लातूर के लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है।
जबकि मैं मतलब मेरा बॉर्न एंड बॉटअप लातूर से हूँ एंड लातूर के लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ वहाँ पे, क्योंकि बचपन से वहाँ पे रहा हूँ, लोगों के साथ मिला हूँ, बिजनेसेस में बोलो या फिर किसी भी और भी इसकी वजह से। जी जी सो वहाँ पे लातूर एक छोटी सिटी हुआ करती थी पहले, अभी काफी बड़ी बन गई है। अच्छा। तो उस टाइम पे कैसे लोग ऐसे आमने सामने जानते थे सब लोगों को। ओके। तो फेस टू फेस बहुत सारे लोग एक दूसरे को पहचानते हैं। बहुत बड़ी सिटी नहीं थी तो वो क्या इमीडिएट ये हो जाता है, छोटे गांव में वही होता है, तो उस तरह से था। तो ये 10 साल में मुझे लातूर के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि वहां से बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ प्रॉपर्टी बाय की है बिकॉज ऑफ मी। मैं लातूर से हूँ तो लातूर से लोगों उनका एक ट्रस्ट था कि भाई हाँ रवि है, पहले भी मुझे जानते थे, जो मैंने अच्छे काम किए थे जिसकी वजह से मुझे उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि हमें भी एक प्रॉपर्टी लेनी है, आप दिला दो, तू दिला दे, जैसे भी रहेगा उसके हिसाब से। एंड मैंने उनको प्रॉपर्टी दी एंड दे आर आल्सो हैप्पी। तो उन्होंने काफी मतलब इसमें बहुत ज्यादा योगदान लातूर के लोगों का भी है। क्या बात है सर, अपनी मिट्टी से कनेक्ट रहना ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात भी है। यही एक्चुअली एक भारतीय इंसान की ना वाकई में क्वालिटी है। वो व्यक्ति अपनी जमीन से कनेक्टेड है और आगे भी कनेक्ट रहेगा और हर जगह उस चीजों को बहुत अच्छे तरीके से और सही चैनल पे वो बताता रहेगा। करेक्ट, बेस्ट है सर। तो दोस्तों मैं रविंद्र सर के बारे में एक बात बताऊं तो उनका बॉर्न एंड बॉटअप लातूर से है, लातूर महाराष्ट्र से वो बिलोंग करते हैं। एजुकेशन भी वहीं से हुई है और एजुकेशन के बाद उनका जो बिजनेस है वो पुणे में है। लास्ट 12 ईयर से वो रियल स्टेट में बहुत रिग्रेस वर्क कर रहे हैं। पुराना जो मैनेजमेंट हो, चाहे वो बड़े बिल्डर्स के साथ कनेक्ट हो, बहुत अच्छा है सर का। इसी वजह से यही एक सबसे बड़ा रीज़न है जिससे क्लाइंट रविंद्र सर के साथ आज भी बहुत गहराई से कनेक्टेड है और बहुत खुश हैं उनके जितने भी बायर्स हैं। थैंक यू नवीन जी, आपने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो आइए जानते हैं आज रविंद्र सर से खुद उनके बारे में कि उनकी जर्नी कैसी रही, इन 12 सालों में उनका क्या एक्सपीरियंस रहा रियल स्टेट मार्केट में एट पुणे, और उनसे ही समझते हैं कि रियल स्टेट में एक्चुअली चैलेंजेस क्या है। रविंद्र सर, मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ और एक डायरेक्ट क्वेश्चन करता हूँ आपसे कि प्रॉपर्टी देखो जो हमारी फर्म है, जो हमारी कंपनी है और जो हमारा पोर्टल है, वो एक्चुअली है क्या, वो कैसे काम करता है, प्लीज़ ये अगर एक्सप्लेन करें तो बेस्ट रहेगा। श्योर, डेफिनेटली मैं बताऊंगा। सी एक्चुअली जब हमने ये प्रॉपर्टीज देखो चालू किया था 2014 में जी, सो ड्रीम ऐसा था कि इसको कुछ एक अच्छे लेवल पे लेके जाए, बड़े लेवल पे लेके जाए, क्योंकि मैंने जब काम चालू किया था उस टाइम पे सारे जो भी बायर्स थे, बहुत सारा डिपेंडेंट्स थे, मैजिक ब्रिक्स, 99 या फिर ऐसे कुछ पोर्टल्स थे, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट थे। सो मैं जब बिजनेस करने की बात आती है तो मैं पहला विजन लेके चल रहा था कि कुछ उस तरह से बने कि अपन भी कुछ बड़ा काम करे, भले ही छोटे से आज चालू करना चाहते लेकिन बड़े से कुछ करे। सो मैंने उस लेवल पे थोड़ा सा मेरा एम रख के मैंने काम चालू किया था। बट समहाउ कुछ डिफिकल्टीज ऐसे आई कि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रही थी, एडवांस थी। देन उस तरह के लोग नहीं मिल पा रहे थे कि डेवलप करने के लिए। ह्यूमन रिसोर्स नहीं था। मैंने आपको ये लगेगा कि मैंने 4 साल के इसमें 3 बार मैंने मेरी वेबसाइट स्क्रैप कर दी है बनाने के बाद। बिकॉज हाँ, क्योंकि उसमें क्या होता था कि एक लेवल पे बन जाती थी, फिर उसका कोई डेवलपर निकल जाता था जिसके पास काम दिया था, देन दूसरे डेवलपर के पास दिया था, वो उसका डेवलपर को उसके आगे का नहीं आ रहा था जो मुझे चाहिए था। सो ये चीज़ों की वजह से वो कंप्लीट नहीं कर पाया। बट नाउ जब कोविड था तो कोविड में बहुत सारा टाइम मिला, तो उस टाइम पे एक अच्छे पर्सन मिले जिन्होंने मुझे वो वेबसाइट बना के दे दी जैसा चाहिए थी। एंड देन उस टाइम से लेके आज की डेट में 4 साल हो गए, वेबसाइट बहुत अच्छी तरह से चालू है। एंड उसके ऊपर हम लोगों ने ऑलमोस्ट 400+ प्रॉपर्टीज डाली है, जिसके अंदर रियल इंफॉर्मेशन है, रियल प्राइसेस है। हमेशा हम लोग उसको अपडेट करते रहते हैं ताकि बायर को है ना एक जगह पे जब आता है तो उसको एक ही प्रोजेक्ट जो चाहिए उसका पूरा इन्फॉर्मेशन एक जगह पे मिले। देन उसकी राइट प्राइस मिले, राइट लोकेशन मिले, इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिले। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे जो पोर्टल्स है बहुत सारे जिसमें अलग अलग प्राइसेस मिलती है, अलग अलग साइजेस मिलते हैं, जबकि वो वहाँ पे होती भी नहीं है। अच्छा, डेवलपर के पास वो साइजेस भी नहीं होती। आप कह रहे हैं कि आप रियलिस्टिक डेटा अपलोड करते हैं? रियलिस्टिक डेटा अपलोड करते हैं, जो साइज डेवलपर्स के पास अवेलेबल है वही साइज वहाँ पे मेंशन रहेगी, प्लस उसका जो एक्चुअल प्राइस है जो डेवलपर कोट करता है वही वाला प्राइस है, जिसमें ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस भी इंक्लूडेड है उसके अंदर, ताकि बायर को जब वो बाय करने के लिए जाए डेवलपर के पास या फिर वो हमारे पास कनेक्ट करे तो प्राइस में डिफरेंस ना आए। ताकि होता क्या कि बहुत बार की जैसे बायर निकलता है प्रॉपर्टी लेने के लिए, एडवर्टाइजमेंट दिखता है कि 59 लाख में प्रॉपर्टी है, लेकिन जब वो एक्चुअल साइट पे जाता है एंड उसको पता चलता है कि यार तो 74 लाख में जा रहा है,
तो वहाँ पे जाने के बाद पता चलता है कि उसके अंदर टैक्सेस ऐड कर दिए, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड कर दिए, उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड कर दी, देन वो 14 लाख रुपए, हाँ, जो प्रॉब्लम्स है मार्केट में। सो फिर वो क्या होता है कि जब बायर उसका एक माइंडसेट होता है कि मुझे इतने प्राइस तक लेने का है, जब वहाँ पे पहुंचता है तो उसका एक तो टाइम भी वेस्ट हो जाता है कि क्योंकि एक साइड पे जाने के बाद वहाँ पे जब प्रॉपर्टी एक्सप्लेन होती है, प्राइसेस एक्सप्लेन होते हैं, सब कुछ एक्सप्लेन होता है, तो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटा जाता ही है किसी बायर का। एक तो टाइम उसका चला जाता है वहाँ पे, एंड देन एंड में पता चलता है, क्योंकि प्राइस जो फैक्टर है, डेवलपर के पास जाने के बाद पहले प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता है, लोकेशन एक्सप्लेन करता है, बहुत सारी एक्सप्लेन होने के बाद लास्ट में आता है प्राइस के ऊपर। मैं एक बेसिक सवाल करूं, यस, पुणे मार्केट में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है रियल एस्टेट को लेकर के? क्योंकि बहुत मिथ है, बहुत डेटा है और बहुत कम्युनिकेशन है, और बहुत से डेवलपर अलग अलग तरीके से अपने अपने बिजनेस को कर रहे हैं। चैनल पार्टनर्स आर आल्सो दे आर डूइंग द बिजनेस, बट एक्चुअली अगर आपने एक प्रॉब्लम फाइंड की होगी तो मैं वो प्रॉब्लम जानना चाहता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को बहुत सारी जगह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जी, और कुछ इंफॉर्मेशन सही रहती है, कुछ इंफॉर्मेशन गलत रहती है। अब बहुत सारे डेवलपर्स नहीं बोल सकता, बट मेरे जैसे चैनल पार्टनर्स ही है, या फिर हमारे जैसे चैनल पार्टनर्स जो है, वही लोग इन्फॉर्मेशंस को मैनिपुलेट करते हैं कि ये यहाँ से इतना मिनट पे है, ये यहाँ से इतना मिनट पे है, बट वो मिनट पे नहीं होता है, बट डिस्टेंस पे होता है। अच्छा, जब बायर 2 मिनट यहाँ से 2 मिनट में आ जाएगा सर, वो ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए ना तो वो किलोमीटर्स में देखा जाए, और एक्चुअल ट्रैवल करके जाए तो वो 15 मिनट का लगता है। सो ये इस तरह के डिस्टेंसेस, मतलब जहाँ पर लोकेशंस की बात आती है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है मुझे कि इतना आसान नहीं है। जबकि पुणे के ट्रैफिक अगर देखा जाए, ट्रैफिक के हिसाब से अगर देखा जाए, तो उतना जो डिस्टेंस, बिल्डिंग्स बन गई बट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, बिल्कुल भी नहीं, इस वजह से ये कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम। करेक्ट, तो वो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी मुझे लगती है। ठीक है, एक और अगर कोई पॉइंटर्स अगर आप मेंशन करना चाहें। लोगों को है ना ऑप्शंस बहुत है पुणे मार्केट में आज के डेट में, सो बायर है ना कंफ्यूज हो जाता है कि मतलब क्या ले। एंड अगर आज की डेट में लोगों को पता नहीं है कौन से लोकेशन में लिया जाए। क्या होता है कि उनका एक पहले तो प्रॉपर्टी लेनी है, पुणे के अंदर लेनी है जी। अगर मैं यहाँ पे अगर एक आउट स्टेशन के बायर की बात करता हूँ, पुणे के बाहर की बात करता हूँ, तो पुणे में मुझे प्रॉपर्टी लेनी है। अब मुझे कॉल्स आते हैं, सर हमें पुणे में प्रॉपर्टी बाय करनी है। जी, ठीक है, करनी है, बट कौन से लोकेशन में? पुणे में कहीं पे भी चल जाएगी, मतलब कहीं पे भी चल जाएगी। मतलब ये अभी होता क्या है कि पुणे बहुत बड़ा है, आपको भी पता है, 60 किलोमीटर का रेडियस है पूरा वो, अगर देखा एक पॉइंट से देखा जाए तो। अब वो लेना कहाँ पे, खराड़ी में लेना है, या बानेर में लेना है, या फिर रावेत में लेनी है, या फिर NIBM पे लेनी है, मांजरी में लेनी है, पता नहीं है उसको। पुणे में प्रॉपर्टी लेनी है, अच्छा ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि भाई बजट कितना है आपका, कैसा पोजीशन कैसा देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, मतलब ये प्रॉपर्टी आपके लिए क्यों लेनी है? क्योंकि क्या होता है कि जब एक प्रॉपर्टी एज एन कंसल्टेंट, मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बायर का माइंडसेट क्या है, मतलब क्यों लेना चाहता है वो प्रॉपर्टी, क्या बजट में लेना चाहता है, क्या पोजीशन देख रहा है, उसके पीछे लेने के पीछे रीजंस क्या है, वो देखना बहुत जरूरी रहता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपका सेल्स फोकस नहीं है, आप पहले उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसको सही सलाह देना चाहते हैं। एग्जैक्टली, सेल तो होता रहेगा सर। सेल्स तो कैसा है पता है क्या, जब बायर को प्रॉपर्टी पसंद आ जाएगी, लोकेशन पसंद आ जाएगा, उसके बजट में बैठ जाएगी, उसका जो भी उसका इंटेंट है बाइंग का, वो अगर फुलफिल हो जाता है ना, तो वो अपने आप सेल हो जाता है। सेल को प्रायोरिटी नहीं है मेरे पास। मेरे पास है कि क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लाइंट को क्या होता है कि उसका जो रिक्वायरमेंट है वो मैच करके उसको प्रॉपर्टी देना, दैट इज माई इंटेंट। ओके, हाँ। तो सर मैं अगर आपसे डायरेक्ट एक और सवाल करूं, आपका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसा है? मतलब आप अपने आप को कैसे मार्केट करते हैं? एक तो मेरा खुद का पोर्टल है प्रॉपर्टीज देखो, जहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज लिस्टेड है। अच्छा, उसका आप बेसिकली एसईओ करते रहते हैं। कुछ कभी टाइम पे पेड भी करते हैं, बट पेड बहुत कम होता है, एसईओ पे ज्यादा फोकस होता है। ऑर्गेनिक आप लीड ऑर्गेनिक करते हैं। एंड आज की डेट में मुझे 10 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, एंड मैंने बहुत सारे लोगों को प्रॉपर्टीज दी है प्रीवियसली। सो आज की डेट में ऐसे बहुत बायर्स है मेरे पास, रेफरेंसेस है, जहाँ पे मैंने एक बायर को कम से कम 3-3, 4-4 प्रॉपर्टीज दी है पिछले 10 साल में। सीरियसली? यस। एंड गुडविल है। यस, गुडविल बहुत अच्छा है। एंड क्योंकि क्या होता है कि जब प्रॉपर्टी मैंने दी है तो उनको वहां पे कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन मिला है, उनको रेंटल्स अच्छे मिले हैं, फिर वही प्रॉपर्टी मैंने बेच के दूसरी प्रॉपर्टी दी है, उनको पैसा बना के दिया है मैंने, पोर्टफोलियोज बना के दिया उनके प्रॉपर्टीज के। सो उसकी वजह से लोग क्या करते हैं, बार बार मेरे पास अप्रोच करते हैं, मुझसे प्रॉपर्टी लेते हैं। नो डाउट बायर्स बहुत स्मार्ट होते हैं, वो बाहर भी चेक करते हैं, मुझे कनेक्ट करने के अलावा बाहर भी कनेक्ट करते हैं, बाहर कनेक्ट करते हैं, लेकिन लेते टाइम प्रॉपर्टी मेरे पास से ही लेते हैं। अच्छा, मुझे जस्ट चेकिंग कि भाई ये रविंद्र यादव जो बता रहा है वो सही बता रहा है या गलत बता रहा है। अच्छा, क्योंकि ये चेक करना बायर का तो काम ही रहता है। जब एक बायर निकलता है तो 2-3 जगह पे चेक करके फिर लेता है।
सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स एक्चुअली, बट इनके पास से रेफरेंसेस भी मुझे बहुत अच्छे मिलते हैं। हाँ, सो मेरा बेसिकली अगर देखा जाए तो रेफरेंसेस की वजह से मेरा बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। जैसे कि अभी डेवलपर्स के पास अगर जाते हो तो आज के डेट में बायर्स, जब मैं किसी प्रोजेक्ट पे या फिर किसी डेवलपर के पास लेके जाता हूँ तो डेवलपर को पता है कि यस रविंद्र यादव जी का क्लाइंट आया है, दैट मीन्स वो प्रॉपर्टी बाय करने वाला है, उसका सारा इंटेंट यहाँ पे मैच करता है, तभी वो प्रॉपर्टी के लिए बायर लेके आए हैं, ये डेवलपर को पता रहता है। ओके, तो मतलब आपके साथ डेवलपर की भी कनेक्टिविटी बहुत बेस्ट है। यस। और जो आपके बायर्स हैं या रेफरल बायर्स आ रहे हैं उनके साथ भी एक अच्छा टच है। करेक्ट करेक्ट। जिसकी वजह से काफी मतलब दोनों जगह पे विन विन सिचुएशन रहती है। डेवलपर को पता रहता है कि रविंद्र यादव सर के क्लाइंट्स बहुत अच्छे रहते हैं, क्लाइंट को भी पता रहता है कि ये जो प्रॉपर्टी मुझे देने वाला है वो प्रॉपर्टी सही रहती है। जब प्रॉपर्टी देने की बात आती है ना, तो मैं क्लाइंट को एक ही प्रॉपर्टी दिखा के ये नहीं करता, उसी के मैचिंग से 3-4 प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ उनको, एंड देन उसमें से जो उनको सही लगती है वो प्रॉपर्टी बाय कर लेता है। सर, अगर मैं आपसे एक और अपफ्रंट क्वेश्चन करूं कि पुणे में, जैसे मैं भी आउटसाइडर ही हूँ, आउट स्टेशन बिलोंग करता हूँ, मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ, मैं अगर पुणे को देखूं तो मैं कहाँ पर एक प्रॉपर्टी ऐसी परचेज कर लूँ जिसमें मुझे ROI एक बेस्ट मिल सकता है? एज सच मैंने कोई अपनी लोकेशन स्पेसिफिक नहीं की है, तो एक अननोन लेमैन लैंग्वेज में आप मुझे अगर समझाना चाहें तो मैं कहाँ अपने आप को देख सकता हूँ कि मैं कहाँ सुटेबल फिट कर सकता हूँ? अगेन मैं वही पे आता हूँ। अच्छा। कि अगर आप बाहर से है तो आपने तो बोल दिया कि पुणे में प्रॉपर्टी लेनी जी, लेकिन पुणे में कहाँ लेनी आपको पता नहीं है। हाँ, फिर वापस मेरे वही क्वेश्चंस आते हैं कि पोजीशन आप कैसा देख रहे हो, प्रॉपर्टी बाय क्यों करना चाहते हो, आपके एंड यूज के लिए बाय करना चाहते हो या इन्वेस्टमेंट के लिए बाय करना चाहते हो, अगेन आपका बजट कितना है, बजट कैसा है, फिर आपने बैंक लोन का ये किया हुआ है कि बहुत ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैंक लोन का सबसे बड़ा पॉइंट है। क्या होता है, बायर्स लोग निकलते हैं बाय करने के लिए प्रॉपर्टी, लेकिन उनको पता नहीं होता मुझे लोन कितना मिलने वाला है, कैसे लेने वाला है। उनके पास एक 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया, 20 लाख रुपया उन्होंने जो सेविंग की रहती है वो रहती है, बाकी का लोन ले लेंगे ऐसा उनका रहता है। ओके, लेकिन लोन कितना होता है उनका वो पता नहीं रहता है। हाँ, अभी वो कितना मिलने वाला है वो पता नहीं रहता है। जी। तो मेरा बायर्स को सजेशन ये रहता है कि जब भी आप प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए निकलते हो या फिर लेने की बात आती है तो सबसे पहले आप अपना सिविल बाकी का वो सारी चीजें चेक करके बैंकिंग चेक करो, एलिजिबिलिटी चेक करो कि जहाँ पे आपको कितना लोन मिल सकता है। अच्छा। देन आप मतलब एक सेट होता है ना कि भाई मुझे, अच्छा दूसरी चीज उनको ये भी पता नहीं रहता कि लोन कितना लेना है। हाँ, बट आज की डेट में अगर समझो 70 लाख रुपए भी मिल सकता है, 80 लाख रुपए मिल सकता है, या फिर 1 करोड़ भी मिलता है, लेकिन क्या पूरा 1 करोड़ रुपए का लोन लेना है? क्योंकि बहुत सारे बायर्स को ऐसा रहता है कि उतना लोन लेके मतलब नहीं, क्योंकि घर भी तो चलाना रहता है उनको। सही बात है। जो लोन लिया है EMI जो देने का है उसके अलावा घर भी तो चलाना रहता है। जी। सो हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि आप पहले लोन का एलिजिबिलिटी चेक कर लो कितना मिल सकता है और आपको कितना लोन लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये 2 चीजें अगर फाइनल हो जाती है ना तो प्रॉपर्टी लेने के लिए बहुत इजी हो जाता है। एक बार आपका बजट सेट हो गया ना कि मुझे मेरे पास 20 लाख रुपया है और मुझे एक 70 लाख रुपए का लोन लेना है, मतलब मुझे 90 लाख की प्रॉपर्टी लेनी, उसके ऊपर मैं जाना नहीं चाहता, प्लस माइनस 5-1 लाख रुपया रख सकते हैं, बट उससे ज्यादा मुझे जाना नहीं है। देन वो प्रॉपर्टी मेरे लिए जैसा मैं कंसल्टेंट हूँ, मुझे इजी हो जाता है कि भाई उनको 90 लाख की प्रॉपर्टी देनी है और बाकी के क्राइटेरिया भी उसके साथ मैच करने, देन इजी हो जाता है। ओके। अगर आपका बजट फिक्स नहीं है ना, आज मैंने दिखाना चालू कर दिया आपको, 70 लाख की भी प्रॉपर्टी दिखा दी, 1 करोड़ की भी प्रॉपर्टी दिखा दी, आप बोल रहे हो हाँ नहीं दिखा दो, हाँ दिखा दो, बट उसमें क्या होता है, एक तो आपका भी टाइम वेस्ट हो जाता है और मेरा भी टाइम वेस्ट हो जाता है। क्योंकि पुणे में क्या होता है कि आज IT सिटी है, लोगों के पास टाइम नहीं रहता है, सिर्फ सैटरडे संडे ही टाइम रहता है। ओके। और मुझे भी ये ना सैटरडे संडे ही लोगों को प्रॉपर्टीज दिखानी पड़ती है। तो आप लोगों का वर्क एक्चुअली देखा जाए तो सैटरडे संडे ज्यादा रहता है। तो उस दिन मुझे, मेरा इंटेंशन ये रहता है कि 2 या 3 या 4 लोगों को प्रॉपर्टीज दिखा दूं। होता नहीं वैसे तो, क्योंकि जब भी बाहर निकलता है तो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ ऐसा देख के नहीं निकलता, 11 बजे निकलता है, फिर वो 4 बजे खत्म हो जाता है। तो मेरा एक दिन में एक ही बार क्लाइंट को प्रॉपर्टीज दिखाना हो जाता है। ओके। तो उसकी वजह से क्या होता है कि, और सेकंडली क्या होता है कि बायर का भी टाइम वेस्ट हो जाता है उसके अंदर, जबकि उसका अगर कुछ फिक्स नहीं है तो। सो मैं ये कहता हूँ कि जनरली कि पहले फिक्स करो अपने क्राइटेरियाज, देन आप प्रॉपर्टी देखने निकलो। अच्छा, यस, ठीक है सर। सो वैसे आपका भी जो था, आप बोल रहे थे बाहर से वो कैसे, तो सबसे पहले मुझे आपकी पूरी रिक्वायरमेंट चाहिए, देन मैं आपको प्रॉपर्टी दे सकता हूँ। ठीक है सर, ये एक बहुत अच्छा सजेशन और बहुत अच्छा न्यूज़ है मेरे लिए भी कि पहले पूरी अंडरस्टैंडिंग, यस, देन फिर मेरी रिक्वायरमेंट के बाद ही फिर आगे बढ़ी है। करेक्ट। ठीक है सर, अगर मैं एक सवाल आपसे और करूं कि सर, जो हम प्रॉपर्टीज परचेज कर रहे हैं, जैसा आप रियल, तो इसमें आपका जो पोर्टल है वो कैसे कनेक्ट करता है? वो सिर्फ डेटा कलेक्शन के लिए ही पोर्टल आपने बनाया है, या इसका फ्यूचर में आगे रियलिस्टिक कोई रिजल्ट रहेगा?
सिर्फ डेटा कलेक्शन के लिए नहीं बनाया है। एक तो इसमें से एक तो ये है कि मैसेज ये है कि जो भी रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन वो बायर्स के पास चली जाए, लोगों को उसमें से इन्फॉर्मेशन मिले, ये पहला इंटेंट है। सेकेंडली, जिसको कनेक्ट करना है, जैसे प्रॉपर्टीज देखो को कनेक्ट करना है प्रॉपर्टी बाइंग के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है कनेक्ट करने के लिए, तो वो ऑप्शन दिया है जहाँ पे आप बोल रहे थे डेटा कलेक्शन की। डेटा कलेक्शन नहीं, बट वो बायर्स को कनेक्ट करने के लिए एक ऑप्शन दिए हमने बोले कि भाई उनको प्रॉपर्टी लेनी है तो आप हमसे कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो वो एक है। फ्यूचर में अभी हम लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस अभी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जैसे जैसे मार्केट चेंज होते रहता है, हर बार हर 6 महीने में मार्केट चेंज हो रहा है आज के डेट में, या हर साल में चेंज हो रहा है। सो चेंजेस के अकॉर्डिंगली हम लोग भी चेंज कर रहे हैं उसको, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर डेवलप करने वाले हैं। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, 2020 के बाद का जो सिचुएशन देखा गया, पुणे में बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट पे इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है। और कोविड में तो देखा जाए तो बाहर के पूरे मार्केट बंद थे, बट पुणे मार्केट सबसे ज़्यादा रेगुलराइज था। और उसके बाद देखा जाए तो 21 में भी उसने कंटिन्यू किया। आज की स्थिति कैसी है सर, 2020 और 2024 में अगर मैं डिफरेंसेस पूछूं तो वो आप उसको कैसे कनेक्ट करते हैं? सर मैं थोड़ा सा आपको बैक में लेके जाता हूँ। अगर समझो पुणे में अगर देखा जाए, महाराष्ट्र के अंदर ही 2 सिटीज़ को अपन कंपेयर करते हैं, ठीक है, मुंबई एंड पुणे जी। मुंबई में सबसे पहले क्या हुआ करता था, मुंबई में प्राइसेस बहुत अप होते जा रहे थे। मतलब अगर 2015-16 या फिर उसके 2010-2008 में भी देखा जाए तो प्राइसेस ऊपर जा रहे थे। बट एक टाइम ऐसा आया था कि 2008 में भी थोड़ा सा डाउनफॉल आया था, 2014-15 में भी डाउनफॉल था, मार्केट इतना बहुत अच्छा नहीं था रियल एस्टेट का उस टाइम पे। पुणे में खास बात यह है कि पुणे में ना प्राइसेस डाउन नहीं हुए थे, जबकि मुंबई में प्राइसेस नीचे आ रहे थे प्रॉपर्टीज के। डेवलपर्स ने वहाँ पे प्रॉपर्टीज के प्राइसेस डाउन करके बेचना चालू कर दिया था, लेकिन पुणे के अंदर ऐसा था कि प्राइसेस कम नहीं हुए थे। ओके। भले ही 2012 में जो प्राइस था वही प्राइस 2016, 17, 18 तक चल रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा स्लाइटली एप्रिसिएशन हो रहा था, बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं हो रहा था। बट जैसे ही कोविड आ गया, कोविड के बाद लोगों को समझ में आ गया कि पैसा रख के कुछ करना नहीं है, छोटा फ्लैट लेके कुछ उसमें रहना। आज मेरे पास पैसा है लेकिन मैं छोटे इसमें रह रहा हूँ, नहीं मुझे नहीं, अभी पता नहीं मेरी लाइफ है या नहीं है, तो मुझे एक अच्छा घर, अच्छे स्पेसियस लाइफ जिंदगी जीनी है मुझे, तो उसके अकॉर्डिंगली लोगों ने सोचना चालू कर दिया। तो 2020 में और 2021 में पुणे के अंदर के सबसे पहले कौन से अपार्टमेंट बिके रहेंगे, आप भी शॉक रहेंगे। सबसे बड़े अपार्टमेंट, जो लार्ज साइज अपार्टमेंट थे, वो सबसे पहले बिक गए। मतलब जो डेवलपर्स पिछले 4 साल से वो अपार्टमेंट नहीं बेच पा रहे थे, वो सबसे पहले अपार्टमेंट, माय गॉड, और रेडी पोजीशन वाले अपार्टमेंट बिक गए। जिसकी वजह से 2021 तक सारे रेडी पोजीशन अपार्टमेंट्स पुणे के अंदर के सेल आउट हो गए थे, इन्वेंट्रीज ही नहीं थी। जिसकी वजह से 2021-22 में जिन्होंने भी, जो भी डेवलपर्स ने पुणे के अंदर प्रॉपर्टीज लॉन्च की, सारी की सारी लॉन्च की टाइम में महीने 1.5 महीने में ही पूरी सोल्ड आउट हो गई। सीरियसली जैसे आपने देखा भी रहेगा, पुणे के अंदर लोगों ने लाइन लगा के देखी है, लाइन लगा के प्रॉपर्टीज बाय की है, सवेरे 6 बजे जाके लाइन में लगते थे, उस तरह के। तो ये सीन पुणे के अंदर था, एंड जिसकी वजह से लोगों ने बाय किया, बहुत ज्यादा बाय किया, क्योंकि लोगों के पास एक तो 2 साल घर पे बैठ के काम कर रहे थे, पैसा भी बहुत सेव हो गया। जो होटलिंग में खर्चा होता था, जो बाहर घूमने में खर्चा था, वो नहीं रहा था, एंड सैलरी वैसे ही पड़ी थी। तो आज से मैं कनेक्ट करूं, एंड सेकंडली उस टाइम पे और एक चीज इंपॉर्टेंट थी कि गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी भी कम कर दी थी 3% की, सबसे इंपॉर्टेंट। तो वहाँ पे लोगों ने वो भी एक बेनिफिट ले लिया। सेकंडली इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम थे उस टाइम पे, जबकि वे ऑफ भी मिले थे। तो वो सारी चीजें, ये बहुत सारी चीजें फैक्टर्स थी जिसकी वजह से लोगों ने बाय कर ली। एंड जिन लोगों ने 2020 में कोविड के टाइम पे जिन्होंने प्रॉपर्टीज बाय की 2020 और 21 में, उन्होंने काफी अच्छा, मतलब 50-70% का एप्रिसिएशन लोगों ने देखा हुआ है आज की डेट में। सीरियसली? यस, बहुत अच्छा देखा हुआ। और आज से मैं कनेक्ट करूं, आज अगर बाय करता है प्रॉपर्टी, तो मैं बोलूंगा कि उस तरह से एप्रिसिएशन नहीं हो पाएगा। नाउ सिचुएशन ऐसी है कि थोड़ा सा स्टैग्नेंट आ गया है। ये अभी अंदर की बात है कि उतना ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं हो पाएगा। होगा नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन ले लिया, अच्छे डेवलपर्स के पास प्रॉपर्टी ले ली, ठीक है, देन अच्छा साइज वाला अपार्टमेंट ले लिया, देन आपको वो प्राइस एप्रिसिएशन होगा। अगर आपने कहीं पे भी प्रॉपर्टी ले ली है, मतलब दूर में ले ली, या फिर कहीं लोकेशन नहीं है, दिल्ली का कोई बायर है, तो वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है क्योंकि पुणे में उसने देख लिया, बहुत एप्रिसिएशन मिला। करेक्ट। तो वो आकर के तो कहीं भी खरीद लेगा, कहीं भी खरीद लेगा। यस, आज के डेट में क्या, जहाँ पे रोड्स नहीं है, इंफ्रा नहीं है, पानी नहीं है, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि वो आपसे एक बार बैठे,
कनेक्ट करे, पूरी चीजें ले, उसके बाद वो आगे फर्दर वर्क करे। डेफिनेटली मैं तो लोगों को बोलता हूँ कि पहले बात करते हैं, समझ लेते हैं। आप आइए पुणे में, 2 दिन का टाइम निकालिए, 2 दिन आप घूम के देखिए हमारे साथ। मैं आपको लोकेशंस दिखा देता हूँ, रोड्स दिखा देता हूँ, इंफ्रा दिखा देता हूँ, क्यों लेना चाहिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ। देन आप उसके बाद प्रॉपर्टी ले लीजिए। सिंपल है, क्योंकि प्रॉपर्टी बाय करना, 1 करोड़ रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 1 करोड़ कोई छोटी बात नहीं होती है। बहुत बड़ी अमाउंट होती है। ये बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ये 7-8 साल में एक बार इन्वेस्टमेंट होता है, 10 साल में इन्वेस्टमेंट एक बार होता है। सो मैं ये चाहता हूं कि लोगों को पहले समझ ले प्रॉपर्टीज, लोकेशंस, एंड देन बाय कर ले। सो दिस। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस चैनल पे आने के लिए। और मैं अगर बहुत बेसिकली एक सवाल करूं आपसे, और अपनी इस ऑडियंस को एक आपसे एक एडवाइस लूं, तो मैं आपसे एक एडवाइस लेना चाहूँगा कि आप हमारी इस ऑडियंस को अपने शब्दों में क्या कहना चाहते हैं, जो आपका एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पे। ज़्यादा कुछ नहीं, बट मैं जस्ट एक कहना चाहूँगा कि मेरे लाइफ के ऊपर से मैंने जो एक्सपीरियंसेस लिए उसके हिसाब से, कि इंसान को अगर सारा उसके पास का सारा ख़त्म भी हो जाता है तो भी डरना नहीं है। वापस जीरो से स्टार्ट करो। क्या बात है। वापस कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, दुनिया खत्म नहीं हुई, जीरो से स्टार्ट करो, आप अपनी लगन से काम करो, रीस्टार्ट करो, अपने आप सब कुछ हो जाता है। डरना नहीं। बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी एडवाइस है, और सीरियसली मैं इसको खुद भी इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। जब भी अगर ऐसी सिचुएशन आई तो मैं आपको याद करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे इस चैनल पे आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। और मैं विश करता हूँ कि प्रॉपर्टी देखो कि जो आपकी बिजनेस का विजन है और जो इस तरीके से आप चल रहे हैं, ऑथेंटिसिटी को लेकर के आप जो चल रहे हैं, वो आप अपनी लाइफ में आगे भी उसको बढ़ाएं। आपके साथ जो रेफरल क्लाइंट का जो एक्चुअली सीपी बिजनेस है, आपको चैनल पार्टनर से आते हैं, मतलब जो आपके क्लाइंट्स आते हैं, वो बढ़ता रहे सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सर।